हेलो बच्चों, मैं रितिका ई लर्निंग भिवानी के इस चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। बेटा, हमने अब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं और सबसे इम्पोर्टेंट उसमें था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, जो हम रिसेंटली गॉस थ्योरम की हेल्प से भी पढ़कर आए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और नया रूप, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ना होकर किस फॉर्म में नजर आएगी, स्केलर फॉर्म में, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इस फॉर्म को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल क्या है, आइए सीखते हैं। टुडेज टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देखो बेटा, अगर हमारे पास कोई भी चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है, चाहे वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, सपोज कीजिए पॉजिटिव चार्ज है, तो हम जानते हैं कि इसकी विसिनिटी में एक फील्ड एग्जिस्ट करती है जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और अगर कोई दूसरा चार्ज इस फील्ड में आने की कोशिश करे तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो चाहे वो रिपल्सिव फोर्स हो, बट वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब मान लीजिए कि उस चार्ज को, जो आने वाला चार्ज है, उसे हम फ्रीली मूव करवाना चाहते हैं, इसके आसपास हम फ्रीली मूव करवाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ प्रेजेंट जो चार्ज है उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स के अगेंस्ट हमें काम करना पड़ेगा। जैसे सपोज कीजिए कि आने वाला चार्ज भी क्या है? पॉजिटिव। यहाँ रखा हुआ चार्ज भी पॉजिटिव है और आने वाला चार्ज भी पॉजिटिव है। तो ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, और अगर वो पॉइंट चार्ज यहाँ पर मान लीजिए यहाँ तक आना चाहता है, तो यहाँ तक आने के लिए ये उसे अलाउ नहीं करेगा, बिकॉज ये रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके अगेंस्ट, मतलब रिपल्सिव अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो हमें इस डायरेक्शन में रिपल्सिव के अगेंस्ट एक्सटर्नली हमें वर्क करना पड़ेगा। अब ये जो वर्क डन है, यही किसके फॉर्म में स्टोर होता है? एनर्जी की फॉर्म में, जिसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी चार्जेस के केस में है, तो हम इसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और वर्क जो है उसे हम क्या कहेंगे? इस चार्ज के ऊपर जो किया गया, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर कोई भी बॉडी जैसे हम जमीन से जितनी ऊंचाई पर लेके जाएंगे, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है? mgh। सो अगर हाइट बढ़ती है, हाइट बढ़ेगी, mgh पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। फिर अगर वो चीज वापस नीचे की तरफ आ जाए तो पोटेंशियल एनर्जी घटने लगती है। मतलब यहाँ पर जो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी काम करती है, यहाँ पर उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। वहाँ हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ता है। अगर किसी को ऊंचाई पर लेकर जाना है तो हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ता है। यहाँ हमें किसके अगेंस्ट काम करना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। किस फोर्स के अगेंस्ट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। तो इस फोर्स के अगेंस्ट जो एक्सटर्नली वर्क किया जाए वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और ऐसे वर्क करने में हम वर्क एनर्जी पावर लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। वो किस फॉर्म में वर्क जो है किस फॉर्म में स्टोर होता है? एनर्जी की फॉर्म में। तो यहाँ वो एनर्जी क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ द पॉइंट इज कि हम उस चार्ज पार्टिकल को कहाँ से लेकर आ रहे हैं और कहाँ पर लेकर आ रहे हैं। सपोज कीजिए कि वो बहुत दूर से आ रहा है, जिसे हम इंफिनिटी का नाम दे रहे हैं। ओके, सो इफ द पॉइंट चार्ज इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट, तो इंफिनिटी से लेकर और P पॉइंट तक आने में जितना एक्सटर्नल वर्क किया गया, जितना भी एक्सटर्नल वर्क किया गया, किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, दैट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब एक चीज का ध्यान रखना है कि ये हमने बात की कि ये प्लस चार्ज है और आने वाला चार्ज भी कौन सा है? प्लस। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि मान लीजिए आने वाला चार्ज कौन सा हो? नेगेटिव। तो वो तो खुद ही आना चाहेगा, क्योंकि ये इसके ऊपर क्या लगाएगा? अट्रैक्टिव फोर्स। तब तो बिल्कुल सही है, तब तो हमें एक्सटर्नल वर्क करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो खुद ब खुद इधर आ जाएगा। बट हमारा लक्ष्य यहाँ पर लेके आना नहीं है। हम चाहते हैं कि आने वाला चार्ज फ्रीली मूव करे, मतलब वो किसी भी तरीके के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से फ्री हो, ना उस पर अट्रैक्टिव फोर्स करे ना रिपल्सिव फोर्स काम करे। क्योंकि अगर अट्रैक्टिव भी काम करता है तो वो इस चार्ज पार्टिकल को क्या कर देगा?
एक्सेलरेट कर देगा और हमें आने वाले चार्ज पार्टिकल को विदाउट एनी एक्सेलरेशन मूव करवाना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे मूव करवाना है? विदाउट एनी एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कब नहीं होगी? जब नेट फोर्स जो है इस पर, इस आने वाले चार्ज पर नेट फोर्स, देखिए दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, एक हम फोर्स लगा रहे हैं एक्सटर्नल। तो हमें सिर्फ उतना ही फोर्स लगाना है जिससे कि यहाँ रखे हुए चार्ज की वजह से लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस हो जाए, वो काउंटर बैलेंस हो जाए। इतना ही एक्सटर्नल फोर्स लगाना है हमें। तो नेट फोर्स इस पे कितना लगे? 0, ताकि ये आने वाला चार्ज पार्टिकल विदाउट एनी एक्सेलरेशन मूव कर सके। इज दैट क्लियर? ओके। नाउ इंफिनिटी से बी पॉइंट पर आ सकता है या फिर यहीं पे किसी भी ए पॉइंट से और बी पॉइंट तक मूव कर सकता है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कर सकता है। अगर ऐसा है तो देखिए हम कैसे लिखते हैं इसकी डेफिनेशन को। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स इज द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगा रहे हैं इन मूविंग विदाउट एक्सेलरेशन। दिस इज द की पॉइंट। विदाउट एक्सेलरेशन हमें उतना ही फोर्स लगाना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो काउंटर बैलेंस हो जाए विदाउट एनी एक्सेलरेशन। टेस्ट चार्ज Q फ्रॉम A टू B, A से B तक हमें मूव करवाना है। सो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब एक पॉइंट और है जो हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में सीखा है, वो क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करती। That is independent of path and depends only on the position। कोई भी चीज, मान लीजिए अब ये पेन है, ये इस हाइट पर है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ है। अगर ये इस हाइट पर चला जाए तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ डिक्रीज हो गई क्योंकि हाइट जो है वो कम हो गई। लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये पेन यहाँ से घूम कर आए या सीधा नीचे आ जाए या ये कहीं भी जा करके कितने भी सर्कल लेके आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। सेम यहाँ पर है। अब इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ये चार्ज पार्टिकल कहीं से भी मूव करके आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस चीज से पड़ता है कि इनिशियली वो चार्ज पार्टिकल कहाँ था और फाइनली वो चार्ज पार्टिकल कहाँ है। ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब बेटा इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं किससे? V से। ओके, V से डिनोट किया जाता है। अब बार बार वैसे तो हम एक्सप्रेशन में पढ़ लेंगे, लेकिन फिर भी बार बार कहा जा रहा है कि ये क्या है? वर्क डन है। दिस इज द वर्क डन, है ना, जितना काम करना पड़ा। सो वर्क डन एक कैसी क्वांटिटी है? वर्क डन तो स्केलर क्वांटिटी है। हम जानते हैं F इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? ये होती है F डॉट ds इज द वर्क डन। और वर्क डन कैसा होता है? स्केलर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी क्या हो गई? क्योंकि ये वर्क डन है तो एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। तो देखिए इससे हमें ये पता चल रहा है कि कोई चार्ज आने वाले चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है, क्योंकि अगर वो ज्यादा फोर्स लगा रहा है तो हमें भी उसको बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, मतलब ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन अब की बार ये जो फोर्स है, ये जो इसके आसपास का फोर्स है, ये हम किसी वेक्टर क्वांटिटी से नहीं, हम किससे पढ़ रहे हैं? एक स्केलर क्वांटिटी से। तो पहले चैप्टर जो लास्ट हमने किया है वो हमने पढ़ा फील्ड्स के साथ, यानी वेक्टर क्वांटिटी में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसके साथ? एक स्केलर क्वांटिटी के साथ डील करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब देखिए बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम लिखते कैसे हैं? देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स। अब वो दो पॉइंट हमने क्या मान लिए? ए और बी मान लीजिए, ये दो पॉइंट्स हैं, इनके नाम रखिए हमने ए एंड बी। तो यहाँ से यहाँ तक हमें पहुंचना है, वो किसी भी पाथ से हम पहुंच सकते हैं। ओके, सो अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखते हैं U से, तो ये आ जाएगी UB माइनस UA अपॉन Q, या वर्क डन अपॉन Q। इसे हम लिखते हैं V से, पोटेंशियल किसे लिखते हैं? V से VB माइनस V, यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V। सो ये तो हुआ लिखने का तरीका। इसके बाद अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला की बात
करें कि डायमेंशंस क्या होंगी, तो देखिए V क्या है, W/Q, वर्क डन किया गया किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर, वर्क डन पर चार्ज। तो वर्क डन के लिए हमने डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m1L2T-2, ओके। एंड फॉर चार्ज इसके लिए क्या होता है, A/T। तो अगर इसको लिखे हम तो ये बन जाएगा m1L2T, ऊपर क्या -3 and A-1. So this is the dimension formula for the electrostatic potential. वही यूनिट्स की बात करें तो बेटा वर्क डन की जूल, एनर्जी की जूल, और चार्ज के लिए क्या होती है, कूलम। तो ये आ जाएगा जूल पर कूलम, या फिर इसको किससे लिखते हैं, वोल्ट से। पोटेंशियल को किससे लिखा जाता है, वोल्ट से। सो जूल पर कूलम एंड वोल्ट। सो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होगा, ये वैसे तो एक स्केलर क्वांटिटी, हम बार-बार कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी और ये है एक स्केलर क्वांटिटी, लेकिन क्या मैग्नीट्यूड वाइज सेम है या इसकी डिपेंडेंस r के ऊपर, q के ऊपर, वो कैसी है, आइए जान लेते हैं पॉइंट चार्ज के लिए। सपोज कीजिए हमने एक ले लिया पॉइंट चार्ज और ये पॉइंट चार्ज प्लस q है, तो आउटवर्ड क्या है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके आसपास के एरिया में ये फोर्स लगा रहा है और हमें एक और चार्ज लेकर आना है, कहां से, इंफिनिटी से। अनदर चार्ज इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट A, ओके। यहां से लेके और यहां तक हमें इस चार्ज को लेकर आना है अलोंग दिस पाथ, राइट। तो कितना वर्क डन होगा और पोटेंशियल कितना आएगा वो हमें देखना है। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज वो कितनी होती है, Q/4πε0 r², इसी तरीके से डिपेंड करती है, ओके। फोर्स क्या होती है, कूलम फोर्स, दैट इज Q0, क्योंकि यहाँ पर हम टेस्ट चार्ज को क्या मान रहे हैं, Q0 अपॉन 4πε0 r²। अगर वर्क डन की बात करें W, तो वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल वर्क की बात करें तो कितना डिस्प्लेस हुआ है, अब डिस्प्लेसमेंट कितनी है, मान लीजिए यहां से लेके और यहां तक, हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए एक बार देख लेते हैं, उसके बाद इस पूरे पाथ के लिए देख लेंगे, वो कैसे, इन स्मॉल पार्ट्स को ऐड करके, यानी इंटीग्रेशन के थ्रू। तो इस स्मॉल पोर्शन में जब वो मूव किया, मान लीजिए इसकी लेंथ कितनी है, dx लेंथ, तो f dx, f और e का एक्सप्रेशन सेम है। साथ में एक चीज का ध्यान रखा जाए कि यहां पर एक नेगेटिव साइन है। अभी नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि ये जो फोर्स है ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम किस फोर्स को जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हमें काम करना है ताकि इस फोर्स को क्या किया जा सके, बैलेंस किया जा सके। तो अगर उससे अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव साइन, सो दैट इज -E/dx। अब E का एक्सप्रेशन है Q/4πε0 r², राइट, और साथ में क्या आ जाएगा, dx। अगर हम x में डील कर रहे हैं तो बजाय यहाँ r लिखने के हम क्या लिख सकते हैं, x, ओके। तो यहाँ हम लिख लेते हैं x² और यहाँ से भी रिमूव कर देते हैं r को, अदरवाइज हम r भी लिख सकते हैं तो फिर dr हो जाएगा, क्योंकि हम वन डायमेंशन में मूव कर रहे हैं, ओके। तो वो कोई इशू नहीं है, तो वो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर r और x जो है वो ले सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ आ जाएगा x² एंड x²। तो ये तो हो गया स्मॉल वर्क डन। स्मॉल वर्क डन जो कहां पर किया गया है, इस स्मॉल लेंथ के लिए, dx लेंथ इंटरवल के लिए हमें करना है इंफिनिटी से लेकर इस a पॉइंट तक। तो इंफिनिटी से a पॉइंट तक क्या करना पड़ेगा हमें, इंटीग्रेट। सो अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें dw और इंटीग्रेशन विद नेगेटिव साइन Q/4πε0 x² dx। x के साथ इंटीग्रेशन है तो Q/4πε0 ये सारे क्या है, कांस्टेंट, तो हम इन्हें इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हम लेके आ रहे हैं, इंफिनिटी से, तो इनिशियल लिमिट क्या होगी, इंफिनिटी, एंड अप टू द पॉइंट a
Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर dx ऐसा है। तो यहाँ पर हम बाहर ले लेते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, और ये आ जाएगा इन्फिनिटी से a 1 अपॉन x स्क्वायर dx एंड dw। dw का इंटीग्रेशन टोटल वर्क डन दैट इज w इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन x स्क्वायर मींस x की पावर माइनस 2, x की पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये आ जाएगा माइनस ऑफ 1 बाय एक्स, राइट। ये माइनस माइनस प्लस हो गए और लिमिट लगेंगे इन्फिनिटी से पॉइंट a तक। तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जब हम इन्फिनिटी रखेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, और जब a पॉइंट रखेंगे, a पॉइंट की लेंथ, a पॉइंट यहाँ पर है, सपोज कीजिए कि ये लेंथ जो है ये कितनी लेंथ है, x लेंथ है, ओके। तो a पॉइंट यानी कि x लेंथ, तो यहाँ क्या आ जाएगा x, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x a, राइट। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है x लेंथ को, तो पॉइंट a, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन किसके लिए, वर्क डन के लिए, ओके। अब वर्क डन पर यूनिट चार्ज, हम यूनिट चार्ज की बात कर रहे हैं, तो ये किसके इक्वल आ गया, पोटेंशियल के, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x। सो आप इसे x लिखें या फिर r लिखें, यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है वो कैसे डिपेंड कर रहा है, सिंगल पावर के, r की किस पावर के, सिंगल पावर के। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक सिंगल ड्यू टू पॉइंट चार्ज आई थी वो किस पे डिपेंड कर रही थी, 1 बाय r स्क्वायर के। फोर्स भी कैसे डिपेंड करता है, 1 बाय r स्क्वायर के, और पोटेंशियल कैसे आया है, 1 बाय r के। तो इसे हम लिख सकते हैं कैसे, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, और जबकि E क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। एक और चीज हम यहां से देख सकते हैं, E क्या होता है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। F क्या होता है, Q के साथ टेस्ट चार्ज भी आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। V हमारे पास क्या है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। क्या पता चल रहा है कि r की डिपेंडेंस तो हमने देख ली, ये 1 बाय r के, और ये 1 बाय r स्क्वायर 1 बाय r स्क्वायर। चार्जेस की देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की सिंगल पावर की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज की क्वाड्रेटिकली, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वो चार्ज के भी सिंगल पावर के, यानी चार्ज के भी सिंगल पावर और डिस्टेंस की भी, लेकिन इनवर्सली। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करने लगे इनका तो वो कैसे होगा, दैट वुड बी लाइक, मान लीजिए इस एक्सिस पर हमने ले ली इलेक्ट्रिक फील्ड और इस एक्सिस पे हमने लिया r। तो हम ये ग्राफ पहले बना चुके हैं और वो ग्राफ कैसा आया था, इस तरीके से, राइट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। अब जो v का ग्राफ होगा, अगर हम यहाँ पर e की बजाय क्या ले लें, v, और इसी में प्लॉट करें, तो बेटा v का जो ग्राफ होगा वो इससे कम जो है वो कम कर्व वाला होगा। क्यों, क्योंकि वो तो क्वाड्रेटिकली मूव कर रहा है, मतलब बहुत जल्दी, जबकि v जो है वो लीनियर पावर के है, तो होगा शेप तो ऐसी ही होगी, लेकिन जो कर्व आएगा वो कुछ कम होगा, किसमें, v में। और अगर कोई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो उसका क्या मतलब होता है कि जैसे जैसे r बढ़ेगा, r इंक्रीज होगा, पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। इसीलिए अगर r इंफिनिटी हो जाए तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी था और ऐसा ही फोर्स के साथ भी था। तो ये तो हमने बनाया r के साथ। अगर यही ग्राफ आपसे पूछ लिया जाए कि 1 बाय r के साथ बनाइए, यहाँ क्या है 1 बाय r और यहाँ पर है v, तब क्या होगा। अब v और 1 बाय r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए कैसा ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन। सो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, राइट, ओके। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि q के साथ, चार्ज के साथ कैसे वेरी करता है, q
और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब ये दोनों भी कैसे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ध्यान रखिए ये जो भी चार्ज हमने ग्राफ बनाए हैं वो सारे किसके लिए बनाए हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए। अगर हम यही कर्व नेगेटिव चार्ज के लिए बनाने लगे, एक्सप्रेशन को देखिए, V जो है वो जब तक ही पॉजिटिव है जब तक Q जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। अगर Q नेगेटिव चार्ज हो जाए तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर नेगेटिव हो गया तो उस वक्त हमारा जो ग्राफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना रहकर किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, देखिए Q भी नेगेटिव और V भी नेगेटिव, सारे नेगेटिव किसमें होते हैं, है ना। चलो बना देते हैं। हमें फिर कैसे बनाना होगा भला, अगर 1/r हम यहाँ ले लें और V यहाँ ले लें, ठीक है, V नेगेटिव हो गया क्योंकि Q नेगेटिव है, और 1/r के साथ बना रहे हैं। पहले जो 1/r के साथ बनाया था V पॉजिटिव था क्योंकि Q पॉजिटिव था, तो यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में बन गया था, क्या आ गया था, स्ट्रेट लाइन। बट अब की बात क्या है, Q नेगेटिव होने की वजह से V नेगेटिव हो गया, तो V नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, तो ग्राफ किस क्वाड्रेंट में बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में स्ट्रेट लाइन कैसे आएगी अब की बार, लाइक दिस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने कि पॉजिटिव चार्ज गिवन है या फिर नेगेटिव चार्ज, पोटेंशियल अकॉर्डिंगली वेरी कर जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके बेटा, तो ये तो था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब हम करेंगे ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज। तो अगर हमारे पास ग्रुप ऑफ चार्जेस हैं तो उनकी वजह से सपोज कीजिए बहुत सारे चार्जेस हमारे पास रखे हुए हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, और इनका डिस्टेंस हमने ले लिया, किस किस डिस्टेंस पे है, सपोज दिस R1, R2, R3 एंड R4। ओके, अभी हमने लास्ट आर्टिकल में किया कि पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज वो क्या होता है, Q/4πε0r। तो अगर हम फर्स्ट चार्ज की वजह से बात करें तो V1 क्या हो जाएगा, Q1/4πε0r1। सिमिलरली फॉर V2 कितना हो जाएगा, Q2/4πε0r2। V3 Q3/4πε0r3 एंड सो ऑन। हमारे पास कितने भी चार्जेस क्यों ना, सपोज कीजिए देयर आर n चार्जेस इन द सिस्टम, तो ये आ जाएगा Qn/4πε0Rn। क्लियर? अब क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो जैसे अलजेब्रिकली जोड़ते हैं वैसे इनको ऐड कर दीजिए, तो टोटल V जो है वो क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक सम V1 + V2 + V3 अप टू Vn। अब कोई भी चार्ज इनमें जरूरी नहीं कि सारे चार्ज पॉजिटिव हो, कोई नेगेटिव भी हो सकता है, कोई पॉजिटिव भी हो सकता है, तो अकॉर्डिंग टू देयर साइन हम इनको ऐड कर देंगे। तो अगर इनकी वैल्यूज हम पुट करें तो यहाँ से आप देखिए 1/4πε0, 4πε0 सब में कॉमन है, तो हम उसको यहाँ लिख सकते हैं 1/4πε0, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा Q1/R1 + Q2/R2 अप टू Qn/Rn। राइट, तो इन सब का सम है, तो समेशन की फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, 1/4πε0 Qi/Ri, और यहाँ पर क्या साइन आ जाएगा, समेशन का साइन, like this, and I is varying from 1 to n. So this is the value of electrostatic potential for n charges, जब ग्रुप ऑफ चार्जेस प्रेजेंट हो। तो सिंपली हमें क्या करना है, अलजेब्रिकली सम करना है। So this is the introduction about the electrostatic potential। अब वही सारी चीजें हम इसमें भी करेंगे जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किया था, पहले पॉइंट चार्ज के लिए, फिर सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए, एंड देन डायपोल के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेटा डायपोल की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा।